हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो 30 दिवसीय कंप्यूटर लिटरेसी वर्कशॉप से संबंधित है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कंप्यूटर लिटरेसी वर्कशॉप डे सेकंड, चैप्टर फर्स्ट, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। साथियों, वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि हमारे कुछ शिक्षक साथी ऐसे हैं जिनकी इस कोर्स को करने की इच्छा थी, लेकिन वो किन्हीं वजह से या उनको पता नहीं चला, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए और वो इससे वंचित रह गए हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में आप जानेंगे चैप्टर फर्स्ट, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, जो आज की वीडियो में बताया गया है। आज जो सेशन हुआ था ट्रेनिंग का, उसमें कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं चैप्टर फर्स्ट, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। साथियों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य उपयोगी वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। अगर आप इस तरह की वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर पाना चाहते हैं, तो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी बनाई गई सभी वीडियोज़ के लिंक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर करता हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं चैप्टर फर्स्ट, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो आज का जो हमारा पहला सेशन था उसके ट्रेनिंग आउटकम है। कंप्यूटर की परिभाषा एवं उद्देश्य बता पाएंगे, कंप्यूटर के मुख्य काम बता पाएंगे, इनपुट डिवाइस एवं आउटपुट डिवाइस उदाहरण सहित बता पाएंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के एवं कार्य बता पाएंगे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के बारे में बता पाएंगे, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बता पाएंगे। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है जो कुछ तय निर्देशों के अनुसार कार्य को संपादित करता है। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसे बनाया गया है जानकारी के साथ काम करने के लिए। यह लैटिन शब्द कंप्यूटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर के मुख्यतः 3 काम हैं: डाटा को लेना, जिसे हम इनपुट भी कहते हैं, डाटा को प्रोसेसिंग करना और उस प्रोसेस डाटा को दिखाना, जिसे हम आउटपुट कहते हैं। यहाँ पर फिगर भी दिखाई गई है: सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और फिर इसके बाद आता है मेमोरी यूनिट, इनपुट डिवाइस और बाहर यहाँ पर दिखाया आउटपुट डिवाइस। अब आता है बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि जो कंप्यूटर का प्रयोग होता है, जो बेसिक एप्लीकेशन है, यानी कि जहाँ जहाँ नॉर्मल रूप से यूज़ होता है, जैसे कि ई कॉमर्स साइट, एजुकेशन में यूज़ होता है, मेडिकल में, साइंस में, एंटरटेनमेंट, गवर्नमेंट और कम्युनिकेशन, इन सब में कंप्यूटर का बहुत यूज़ होता है। एक तरह से आज कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। अब आता है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पर कुछ कंपोनेंट दिखाए गए हैं, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, टच पैड, ट्रैक बेल, लाइट पेन, ये सब इसमें दिखाए गए हैं। कुछ बेसिक कंपोनेंट हैं जो कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉनिटर दिखाया गया है और मॉनिटर का आधुनिक रूप एलसीडी भी दिखाया गया है, प्रिंटर है और यहाँ पर स्पीकर दिखाए जा रहे हैं। ये सब कंप्यूटर के ही कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पर सीपीयू दिखाया गया है, जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। अब बात आती है जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, ALU, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में यहाँ पर दिखाया गया है जो सेंट्रल प्रोसेसर होता है, उसमें अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और CU, मेमोरी यूनिट, रोम, रैम, कैशे, ये सब इसके अंदर होता है। और यहाँ पर बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दिखाए गए हैं, जैसे कि विंडो 7, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडो 8, ये AVG इंटरनेट सिक्योरिटी दिखाया गया है। यहाँ पर ये हमारा एंटीवायरस होता है AVG, जो कि हम इंटरनेट चलाते वक्त यूज़ करते हैं। तो ये सब हमारे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं। ये पहले विंडो 7 डलती थी और आजकल तो शायद विंडो 10 आ रही है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर एक सिस्टम है। सिस्टम विभिन्न कंपोनेंट का एक समूह होता है जो आपस में एक दूसरे से मिलकर किसी विशेष कार्य को पूरा करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के निम्नलिखित कंपोनेंट हैं: इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज यूनिट,
आउटपुट यूनिट। सबसे पहले बात आती है इनपुट यूनिट की। ये घटक उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और कमांड दर्ज करने में मदद करते हैं। डेटा संख्याओं, शब्दों, कार्यों, कमांडों आदि के रूप में हो सकते हैं। इनपुट डिवाइसों का मुख्य कार्य कंप्यूटर में कमांड्स और डेटा को निर्देशित करना है। कंप्यूटर तब इस डेटा को प्रोसेस करने और आउटपुट देने के लिए अपने सीपीयू का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए लैपटॉप का कीबोर्ड एक इनपुट इकाई है जो संख्याओं और वर्णों में प्रवेश करती है। इसी तरह एक माउस भी दिशाओं और आदेशों को दर्ज करने के लिए एक इनपुट इकाई हो सकता है। अन्य उदाहरणों में बारकोड रीडर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर्स, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर्स, ओसीआर आदि शामिल हैं। इनपुट उपकरणों का एक और उदाहरण होता है टच स्क्रीन। उपयोगकर्ता केवल कमांड दर्ज करने के लिए किसी अन्य डिवाइस का उपयोग किए बिना इस स्क्रीन को छू सकते हैं। स्मार्टफोन से लेकर एटीएम मशीन तक इन दिनों ये इनपुट डिवाइस बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। यहाँ पर इनपुट डिवाइस दिखाए जा रहे हैं जैसे कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीपैड, पॉइंटिंग डिवाइस, रिमोट कंट्रोल, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, स्कैनर, ग्राफिक्स टैबलेट, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, वेबकैम, लाइट पेन्स, ये सब हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। अब बारी आती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। उपयोगकर्ता से डेटा और आदेश प्राप्त करने के बाद एक कंप्यूटर सिस्टम को अब दिए गए निर्देशों के अनुसार इसे संसाधित करना होगा। यहाँ इसे केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई नामक एक घटक पर निर्भर रहना पड़ता है। सीपीयू आगे इन 3 तत्वों का उपयोग करता है। पहला है मेमोरी यूनिट। एक बार जब उपयोगकर्ता इनपुट उपकरणों का प्रयोग करके डेटा में प्रवेश करता है तो कंप्यूटर सिस्टम इस डेटा को अपनी मेमोरी यूनिट में संग्रहित करता है। यह डेटा अब तब तक रहेगा जब तक सीपीयू के अन्य घटक इसे प्रोसेस नहीं करते। मेमोरी यूनिट सीपीयू के अन्य भागों में इस डेटा को और प्रसारित करने के लिए पूर्व क्रमानिर्देशित निर्देशों के एक सेट का उपयोग करती है। अब आता है अंकगणित और तर्क इकाई। सीपीयू का यह भाग अंकगणितीय संचालन करता है। यह बुनियादी गणितीय गणना करता है जैसे जोड़, घटाव, विभाजन, गुणन आदि। इसके अलावा यह डेटा की तुलना जैसे तार्किक कार्य भी कर सकता है। नंबर 3 पर आता है कंट्रोल यूनिट। यह इकाई कंप्यूटर की रीढ़ है। यह एक कंप्यूटर सिस्टम के सभी घटकों के बीच कार्यों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। नियंत्रण इकाई इनपुट इकाइयों से डेटा एकत्र करती है और इसे इसकी प्रकृति के आधार पर प्रसंस्करण इकाइयों को भेजती है। अंत में यह उपयोगकर्ता के लिए प्रोसेस डाटा को आउटपुट यूनिट तक भी पहुंचाता है। इसके बाद आता है आउटपुट यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम का तीसरा घटक आउटपुट यूनिट है। डेटा के प्रसंस्करण के बाद इसे एक प्रारूप में परिवर्तित किया जाता है जिसे मनुष्य समझ सकते हैं। रूपांतरण के बाद आउटपुट इकाइयाँ उपयोगकर्ता को यह डेटा प्रदर्शित करती है। आउटपुट डिवाइस के उदाहरण में मॉनिटर, स्क्रीन, प्रिंटर और स्पीकर शामिल हैं। इस प्रकार आउटपुट इकाइयाँ मूल रूप से उपयोगकर्ताओं द्वारा लाभ के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रारूपित डेटा को पुनः पेश करती हैं। यहाँ पर आउटपुट डिवाइस दिखाई जा रही हैं। ये सभी हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं जैसे सीआरटी मॉनिटर, टीएफटी मॉनिटर, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, स्पीकर्स, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स और प्लॉटर्स। ये सब हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कंप्यूटर मॉनिटर या डिस्प्ले, जिसे दृश्य प्रदर्शन इकाई यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस है। एक मॉनिटर में प्रदर्शन इकाई और आवरण होता है। आजकल के मॉनिटर में प्रदर्शन इकाई आमतौर पर पतली फिल्म ट्रांजिस्टर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसे एलसीडी या टीएफटी भी कहते हैं, और पुराने मॉनिटर में कैथोड किरण नली से बनी होती है। शुरुआती मॉनिटर कैथोड किरण नली से बनते थे और अब इस सदी में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रमुख तौर पर मॉनिटर बनाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। मूलतः कंप्यूटर मॉनिटर का इस्तेमाल आंकड़े संसाधन, डाटा प्रोसेसिंग और टेलीविज़न रिसीवर का उपयोग मनोरंजन के लिए किया जाता था। 1980 के बाद से कंप्यूटर और उनके मॉनिटर का उपयोग मनोरंजन के लिए भी किया जाने लगा है और टेलीविज़न में कुछ कंप्यूटर कार्यक्षमता आ गई है। टेलीविज़न और कंप्यूटर मॉनिटर का पहलू अनुपात भी 4:3 से 16:9
नो हो गया है। कंप्यूटर मेमोरी, यहाँ पर आप देखेंगे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डाटा निर्देशित और परिणामों को संग्रहित कर भंडारित करना कहलाता है। कंप्यूटर याद रखने के लिए जिस उपकरण का सहारा लेता है उसे कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर मेमोरी डाटा को स्टोर करने का काम करती है और ज़रूरत पड़ने पर उसे कंप्यूटर को उपलब्ध करवाती है। मेमोरी छोटे छोटे भागों में बटी रहती है, प्रत्येक भाग को एक सेल कहा जाता है। मेमोरी में उपलब्ध प्रत्येक सेल की अपनी अलग पहचान होती है जिसे सेल एड्रेस पाथ कहते हैं। इन सेल्स में ही डाटा संग्रहित किया जाता है। यह डाटा बाइनरी डिजिट्स 0-1 में स्टोर रहता है। कंप्यूटर में डाटा को स्थायी और अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, जिसके लिए वह अलग अलग प्रकार की स्मृति इस्तेमाल करता है, जिन्हें इस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 1 कैशे मेमोरी, नंबर 2 प्राइमरी मेमोरी और नंबर 3 सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले बात आती है कैशे मेमोरी की। यह मेमोरी बहुत ही तेज होती है। इस मेमोरी में अधिकतर यानी कि फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम और निर्देश संग्रहित किए जाते हैं ताकि सीपीयू तेजी से कार्य कर सके। कैशे मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच स्थित होती है, यानी सीपीयू पहले से ही कैशे मेमोरी में स्टोर डाटा और निर्देश प्राप्त कर लेता है और कार्य के दोहराव से बच जाता है, क्योंकि उसे अब किसी कार्य के लिए निर्देश और डाटा प्राप्त करने के लिए प्राथमिक स्मृति में नहीं आना पड़ता है। इसलिए सीपीयू तेजी से कार्य करता है। कैशे मेमोरी में इन डाटा और निर्देशों को ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा भेजा जाता है, जिन्हें फिर सीपीयू द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इस मेमोरी की स्टोर कैपेसिटी लिमिटेड होती है, इसलिए इसे बार बार साफ करना पड़ता है। यह डाटा यूजर के काम का नहीं होता है। नंबर 2 पर आता है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी और अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। यह मेमोरी सीपीयू का भाग होती है, जहां से सीपीयू डाटा और निर्देश प्राप्त करता है और प्रोसेस करने के बाद सुरक्षित रखता है। प्राथमिक मेमोरी में वर्तमान में किया जा रहा काम के निर्देश और डाटा संग्रहित रहता है। यह मेमोरी अस्थायी होती है। काम खत्म होने के बाद संग्रहित डाटा स्वतः डिलीट हो जाता है और अगले काम का डाटा स्टोर हो जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। कंप्यूटर शट डाउन होने पर भी सारा डाटा डिलीट हो जाता है। प्राथमिक मेमोरी 2 प्रकार के होते हैं, रैम और वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। नंबर 2 पर आता है रोम और नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। अब आता है सेकेंडरी मेमोरी। इसे एक्सटर्नल, अतिरिक्त और नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए किया जाता है। इस मेमोरी में संग्रहित डाटा हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है, जिसे यूज़र और कंप्यूटर कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू का भाग नहीं होती है। इसका डाटा पहले मुख्य मेमोरी में जाता है, इसके बाद ही सीपीयू इसे इस्तेमाल कर सकता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव आदि। अब आता है कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स। कंप्यूटर मेमोरी में डाटा 0 और 1 के रूप में संग्रहित रहता है। इन दो संख्याओं को बाइनरी डिजिट्स और बिट्स कहा जाता है। प्रत्येक अंक का एक बिट को प्रस्तुत करता है। प्रत्येक अंक एक बिट को प्रस्तुत करता है, इसलिए कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। मेमोरी के छोटे छोटे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इन बाइनरी डिजिट्स का एक सेट बनाया जाता है। इसकी शुरुआत 8 डिजिट या BI8 बाइट्स, यानी कि जैसे 10011001 से होती है। ये 8 बिट्स 1 बाइट के बराबर होते हैं। इसी प्रकार ज़्यादा डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इन बिट्स का एक और बड़ा सेट बनाया जाता है, जिसका नामकरण बिट्स की संख्याओं के आधार पर किया जाता है। नीचे हम बनाए गए बिट सेट के बारे में बता रहे हैं, जैसे BIT बिट यानी कि बराबर 0 या 1, और 4 बिट बराबर होता है 1 निबल, और 2 निबल बराबर होता है 8 बिट यानी कि 1 बाइट, और 1024 बाइट्स बराबर होता है 1 KB, जिसे किलोबाइट कहा जाता है, और 1024 KB के बराबर होता है 1 MB यानी कि मेगाबाइट, और 1024 MB के बराबर होता है 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है 1 TB,
और 1024 TB के बराबर होता है 1 PB यानी कि पेंटाबाइट। तो साथियों इस तरह से पहला सत्र पूरा हुआ। अब शुरू होता है दूसरा सत्र। दूसरे सत्र के लर्निंग आउटकम होंगे, प्रतिभागी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अवधारणा को समझ जाएंगे, प्रतिभागी प्रोजेक्टर के विभिन्न पोर्ट की जानकारी के साथ विभिन्न कनेक्टिंग केबल की जानकारी प्राप्त कर लेंगे, प्रतिभागी कंप्यूटर के विभिन्न पोर्ट की जानकारी के साथ विभिन्न सहयोगी हार्डवेयर को जोड़ना सीख पाएंगे। सबसे पहले आता है अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सिस्टम अनेक इकाइयों का समूह होता है जो एक या एक से अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बनाया गया है। इसी प्रकार कंप्यूटर भी एक सिस्टम है जिसका लक्ष्य विविध प्रकार के कार्य करना है तथा जिनकी इकाइयाँ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक भाग या घटक के रूप में परिभाषित किया गया है जो महसूस किया जा सकता है, देखा और छुआ जा सकता है। कंप्यूटर मॉनिटर जिसे हम डिस्प्ले को देखने के लिए उपयोग करते हैं वह हार्डवेयर डिवाइस है। एक प्रिंटर जिसे हम आउटपुट का उत्पादन करने के लिए उपयोग करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी जो डेटा को संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है। सभी कंप्यूटर की बेहतर कार्यक्षमता के लिए कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले हार्डवेयर प्रकार हैं। यानी कि जो हमें दिखाई देता है वो होता है हार्डवेयर, जैसे कि मॉनिटर, कंप्यूटर की कैबिनेट, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, CPU, ये सभी क्या होते हैं? ये सब हार्डवेयर के अंदर आते हैं। अब आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमें दिखाई नहीं देता है। एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन तथा प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर के विषय में बताया गया है कि सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि प्रोग्राम है जिसका उपयोग कंप्यूटर को संचालित करने और कुछ विशिष्ट कार्यों को निष्पादित करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर सॉफ्टवेयर शब्द का इस्तेमाल कंप्यूटर में चलने वाले एप्लीकेशन, स्क्रिप्ट और प्रोग्राम के लिए करते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके बिना अधिकांश कंप्यूटर बेकार हैं। सॉफ्टवेयर के प्रकार। सॉफ्टवेयर के कार्यों के आधार पर इन्हें मुख्य दो भागों में बांटा गया है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले बात आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग हार्डवेयर के संचालन और अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इनके प्रोग्राम अग्रभूमि प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए बैकग्राउंड पर चलते हैं। यह हार्डवेयर डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करने से लेकर CPU, मेमोरी, पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे मॉनिटर, प्रिंटर आदि विभिन्न हार्डवेयर संसाधनों के उचित उपयोग को कंट्रोल और मॉनिटर करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को एक डिवाइस पर अन्य एप्लीकेशन चलाने की अनुमति देते हैं। यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का उपयोग करने से संबंधित कई तकनीकी कार्यों को संभालता है। सभी कंप्यूटिंग डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप इत्यादि को ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। जैसे आजकल हम फ़ोन चलाते हैं, स्मार्टफोन, किसी के पास एप्पल का फ़ोन होता है, किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन होता है। एप्पल का जो सिस्टम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका नाम होता है iOS, और जो हमारा एंड्रॉयड फ़ोन होता है इनका जो सॉफ्टवेयर होता है उसको बोलते हैं एंड्रॉयड। एंड्रॉयड के अंदर भी अनेक संस्करण आते रहते हैं। अभी जो वर्तमान में फ़ोन आ रहे हैं वो एंड्रॉयड 10 पर आ रहे हैं और बहुत जल्द एंड्रॉयड 11 भी रिलीज़ होने वाला है। आने वाले समय में जो फ़ोन आएंगे वो सब एंड्रॉयड 11 पर आएंगे। तो इस तरह से ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे विंडोज़, लाइनेक्स, एंड्रॉयड, मैक OS, यूनिक्स और iOS। अब बात आती है यूटिलिटीज़ की। यूटिलिटीज़ एक प्रकार के सर्विस प्रोग्राम हैं। इनका उपयोग आप एक कंप्यूटर की इफ़िशेंसी और परफॉर्मेंस को बनाए रखने में किया जाता है। इन्हें हम सहायक प्रोग्राम भी कह सकते हैं, जो एक कंप्यूटर सिस्टम की दक्षता बनाए रखने और बढ़ाने के लिए विशिष्ट उपयोगी कार्य करता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक टूल किट के रूप में आते हैं, जैसे कि एंटीवायरस, डेटा बैकअप, डेटा रिकवरी, फायरवॉल, डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन और सिस्टम डायग्नोसिस। नंबर 3 पर आता है डिवाइस ड्राइवर। एक हार्डवेयर डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए एक खास प्रकार के सॉफ्टवेयर
प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, जिसे हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। यह डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करता है। उदाहरण के लिए जब कीबोर्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो वह कार्य कर पाए, इसके लिए कंप्यूटर में पहले से ही एक कीबोर्ड ड्राइवर मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल USB ड्राइवर, प्रिंटर ड्राइवर्स और मदरबोर्ड ड्राइवर्स। नंबर 4 पर है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। यह सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखे कोड या इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं ताकि कंप्यूटर इसे समझकर प्रोसेस कर सके। सही प्रकार से सॉफ्टवेयर को अलग अलग प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है, परंतु कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ पाता है, इसलिए इसका अनुवाद करने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर का उपयोग होता है, जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। अब आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूजर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल अंतिम उपयोगकर्ता अपने स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए करते हैं। इस तरह के एप्लीकेशन किसी खास मकसद के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम कई प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, फिर चाहे वो ईमेल भेजना हो या गाने सुनना, यह सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। निम्नानुसार 2 प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला है बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इन्हें जनरल पर्पस एप्लीकेशन भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बुनियादी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के सामान्य प्रकार हैं। इनका उपयोग लगभग हर व्यवसाय में बड़ी मात्रा में किया जाता है। नंबर 2 पर है स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। खास मकसद के लिए बनाए गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा म्यूजिक प्लेयर, वीडियो एडिटर, सोशल मीडिया ऐप इत्यादि सभी एप्लीकेशन जो एक खास मकसद के लिए बनाए गए हैं विशिष्ट अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब आता है डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या है। डेटा का मतलब है तथ्य इनमें कुछ भी हो सकता है, जैसे नंबर, नाम और सिंबल। इन तथ्यों को एकजुट करके एनालिसिस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेटा कोई टेक्स्ट, पिक्चर, साउंड में से कुछ भी हो सकता है। डाटा को नीचे दिए गए करैक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे नंबर यानी कि 123, 23.40, 606, 1000, ये सब क्या है? डेटा है। सिंबल भी हो सकता है, करैक्टर भी हो सकता है और स्ट्रिंग में भी हो सकता है। इन्फॉर्मेशन एक ऐसा डेटा है जिस डाटा को कुछ इस तरह से प्रोसेस किया जाता है जिससे रिसीवर को कुछ उपयोगी जानकारी मिल सके, और डाटा को प्रोसेसिंग करने पर ही हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। या यह भी कहा जा सकता है कि प्रोसेस डाटा को ही इन्फॉर्मेशन कहते हैं। कंप्यूटर में जब किसी कार्य को करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं तो इस डाटा को प्रोसेस करके अर्थपूर्ण परिणाम दिया जाता है, जिसे सूचना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह टाइम टेबल, मेरिट लिस्ट, रिपोर्ट कार्ड, पे स्लिप, वर्कशीट, चार्ट, इनवॉइस, स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड, एक स्टूडेंट के हर सब्जेक्ट में मार्क, उसका नाम, रोल नंबर, एड्रेस, क्लास। अब जहाँ पर ये प्रत्येक चीज़ एक डाटा है, जब इन डाटा को एकत्रित करके स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड बना लेते हैं तब वह एक इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पर दिखाया गया है डिफरेंट पोर्ट्स ऑफ लैपटॉप एंड CPU। इसमें लैपटॉप और CPU के पोर्ट दिखाए गए हैं। जैसे ये CPU का पोर्ट है, सबसे ऊपर दिखा रखा है PS/2 पोर्ट, सीरियल पोर्ट है, फिर VGA वीडियो है, USB पोर्ट, ये सब पोर्ट दिखाए गए हैं। प्रोजेक्ट एंड इट्स रिपोर्ट। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे आप लाइक करें और अपने अन्य मित्रों को शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।